नमस्कार, सुबेदार मेजर and Lieutenant S. Sukumar, Veteran, Corps of Signals, Secretary, Ex-Servicemen Welfare Association, Arupukottai, Secretary General, Tamil Nadu Ex-Services Leagues. First migrated pensioners, उनका डिटेल्स, पर्सनल, सर्विस, फैमिली, बैंक, नॉमिनीज, इनको पूरा का पूरा दे करके सही है नहीं है बोल करके उसका सही करके उसका सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। ये देखने में आया है पर्स में माइग्रेट होने के बाद, ये पर्स पोर्टल में उनका डिटेल्स देखने के बाद ये पता चला है कुछ लोगों को उनका एड्रेस ही गलत है। वो कोई स्टेट का होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट का होगा, वो दूसरा स्टेट का नाम उसमें आया हुआ है। साथ ही फैमिलीज का उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ लोग रिटायर होने के बाद सही डॉक्यूमेंट भेज करके उसका पार्ट ऑर्डर और कर्जान बीपीओ इश्यू होने के बावजूद भी ये पर्स में माइग्रेट आने के बाद फिर पुराना का पुराना नाम उसका साथ डेट ऑफ बर्थ भी आया हुआ है। उसका साथ कुछ लोगों को रैंक, जेसीओस रैंक पहले अदर रैंक्स और कोऑर्डिनेटिंग ईयर्स में कम करके आया हुआ, इसी कारण से उनका पेंशन भी कम मिला, ये पता चला है। इसी के कारण से हमने मतलब कुछ लोग उसका डॉक्यूमेंट पहले क्या हुआ तो उनका पास कर्जान बीपीओ और पार्ट ऑर्डर हुआ तो उसको अपलोड करने से में रिकॉर्ड्स उसको एक्सेप्ट करके वो पर्स का कर्जान बीपीओ वो आ जाता है, जनरेट हो जाता है। फिर कुछ लोग उसका नया मतलब पहले नहीं किया, अभी मालूम पड़ा उनका वाइफ उनका नेम और डेट ऑफ बर्थ गलत है, कोई सही नहीं है, उसका मतलब कुछ उसमें चेंज करना जरूर पड़ता है। उसको सही करके भेजते वक्त उसका डॉक्यूमेंट भेजने के बावजूद भी अपलोड करने के बाद कुछ रिकॉर्ड्स उसको वापस कर देते हैं, क्योंकि उसका संबंधित डिस्ट्रिक्ट एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिस से भेजने के लिए उसी के अनुसार मतलब पहले क्या था उसका डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर था, उनका उसका साथ एफिडेविट और न्यूज़पेपर कटिंग के साथ भेजने के लिए बोल रहे थे। इसका बारे में तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग से एक चिट्ठी अपने पीसीडीए पर्स और हायर अथॉरिटी से ये लिखा था, ये पर्स का अनुसार पीसीडीए पर्स का अनुसार ये कुछ भी उनका चेंजेस कर सकता है, उसका डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करने से में उसका एक्सेप्ट हो करके उसका सही कर्जान पीपीओ इश्यू होगा, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स उसका एक्सेप्ट नहीं करता, उसको वापस कर देता है, संबंधित उसका डिस्ट्रिक्ट एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिस से भेजने के लिए बोलता है। इसका बारे में तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लिखने हमने डिटेल से एक चिट्ठी लिखा है। इसका बाद इसी वीडियो में है हम कैसा मैनेज प्रोफाइल उसका सही सबमिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कैसा अपलोड कर सकते हैं, उसका साथ ही साथ तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग का चिट्ठी क्या है ये पूरा का पूरा इसमें देखते हैं। Welcome, Veteran Welfare Arupukottai YouTube channel. Spurs, manage profile, details of personal, service, family, bank, nominee and others. पर्स वेबसाइट में pers.defensepension.gov वेबसाइट में लॉगिन करके ये मैनेज प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। उसी समय पर हमारा पास क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, मोबाइल रजिस्टर्ड विद पीसीडीए पर्स, प्रीवियस पीपीओ, कर्जान बीपीओ, डिस्चार्ज बुक एंड पार्ट ऑर्डर्स, आधार एंड पैन कार्ड, बर्थ एंड स्कूल सर्टिफिकेट, एफिडेविट, बैंक पासबुक। इसमें पर्स वेबसाइट में लॉगिन करते वक्त यूज़र लॉगिन आ गया तो अपना यूज़र नेम, पासवर्ड को चेक करना चाहिए, सो पासवर्ड करके देन कोड नंबर डाल करके लॉगिन के बाद अपना फर्स्ट पेज ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद माई प्रोफाइल को क्लिक कर दिया तो आपको मैनेज प्रोफाइल आ जाएगा। वो मैनेज प्रोफाइल को आप क्लिक करने के बाद आपका सामने पूरा का पूरा पर्सनल, सर्विस, फैमिली, बैंक, नॉमिनी, अदर्स, इसको 1 by 1 हम देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सनल में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार, पैन, ECHS रिकवरी yes or no, FMA yes or no, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस, इसको 1 by 1 देखना है। गलत हुआ तो उसको सही करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैक्सिमम पेंशनर को ये होता है एड्रेसेस में अपना स्टेट के अलावा दूसरा स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट है, इसको सही करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको इसमें था पहले मेरा था इसमें स्टेट भी नहीं डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, और एक साहब का अपडेट किया था उसमें क्या है महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट ये नहीं, इसमें बहुत लोगों के ये दूसरा स्टेट आया हुआ है, महाराष्ट्र और कुछ स्टेट है, इसको सही करना बहुत ज़रूरी है। अभी आधार कार्ड के अनुसार हमने इसको एड्रेस को अपडेट करना है। अपडेट करते वक्त पिन नंबर डाला होगा तो उसी टाइम पर ये एक मैसेज आपको आएगा, पिन को पूछता है ये कंफर्मेशन पिन कोड डिपेंडेंट विल नॉट रीसेट once it
चेंज, और एक बार कर दिया तो वो जब दोबारा नहीं होगा। उसी में अभी स्टेट को ऐसा ही मैसेज आता है, स्टेट को एक बार कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकता वो के मैसेज। स्टेट को आपको ऑप्शन को क्लिक कर दिया तो इंडिया में कितना स्टेट है उसका पूरा स्टेट का नेम आएगा, कौन सा स्टेट को उसको क्लिक करके उसका बाद क्लिक कर दिया तो नेक्स्ट आपको वो डिस्ट्रिक्ट, उसी स्टेट में कितना डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के नेम आ जाएगा, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर सकता है। वो हो गया तो बाद में पूरा का पूरा पर्सनल नेम से लेकर के लास्ट तक डिस्ट्रिक्ट तक 1 बाय 1 देखना है, सही है गलत है, इसमें और भी कुछ अमल कर सकता है। उसका बाद सेव कर सकता है, सेव स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि अभी एक बार ही हमने सबमिट नहीं कर पाया, सेव स्टार्ट कर दिया तो दूसरा टाइम हम लॉगिन होते वक्त उसका सेव होगा तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, फर्दर प्रोसेस कर सकता है। ये सेंड OTP की क्लिक कर दिया तो आपका मोबाइल में OTP आएगा। ये OTP आने के बाद वो OTP डाल करके आप उसको सबमिट कर दिया तो वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये मैसेज आने के बाद वो नेक्स्ट एक एक्नॉलेजमेंट आता है, डू यू विश टू सेव द चेंजेस, यस चेंज कर दिया तो उसका बाद सेव करने के बाद नेक्स्ट आ जाता है आपको सर्विस डिटेल में अपना रिकॉर्ड ऑफिस, नेचर ऑफ डिस्चार्ज, कास्ट ऑफ डिस्चार्ज, रेजिमेंटल नंबर, उसका रेजिमेंटल JCOs में रिटेल होगा तो JC नंबर और रेजिमेंटल नंबर आता है। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ है, कुछ JCOs को अभी पर्स में माइग्रेट होने के बाद उनका JC नंबर छोड़ करके सिर्फ आर्मी नंबर में आ गया, उसका बाद उनका रैंक भी JCOs का नहीं ओवर का आ गया, कोड विंग येस में भी कम करके डाल दिया। इसी कारण से क्या हुआ है, उनका JCOs का वह उनका नीचे हवलदार रैंक का पेंशन मिला है, उसका बारे में हमने एक वीडियो डाला था। इसमें MACP ग्रांटेड, ये कैसा है, MACP 2003 के बाद ACP था, अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन था, 2006 6th CPC इम्प्लीमेंटेशन वो है, उसी समय पर MACP था, मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। ये 2006 पहले किसका अप्लीकेबल है, वो ही इसमें आपने MACP ग्रांटेड में करना बहुत ज़रूरी है। उनका 6th CPC 7th CPC PPO में आया हुआ है, इनका MACP ACP अप्लीकेबल है, उसका ACP क्या 1 ACP 2 बोल करके आया, वो भी इसमें अपडेट करना। ये अपडेट करके बाद ये ग्रेड दिया हुआ, इसमें नायक ग्रेड, हवलदार, नायक सूबेदार मेजर ऑनरी ग्रेड। नायक ग्रेड का मतलब सिपाही 2006 का बाद मतलब रिटायर्ड हुआ है, उनका 8 ईयर सर्विस खत्म करके 16 साल का पहले रिटायर्ड हो गया तो उनका सिपाही ACP 1 उनका नायक ग्रेड है। वही सिपाही 16 साल करके रिटायर्ड होगा तो उनको सिपाही ACP 2 हवलदार ग्रेड मिलेगा। नायक 16 साल रिटायर करने के बाद 2006 का बाद रिटायर हुआ तो उनको नायक ACP 1 हवलदार ग्रेड, उसका बाद नायक सूबेदार ग्रेड हवलदार 24 ईयर्स का बाद रिटायर हो रहा है उनको, और उसी हवलदार रैंक में 8 ईयर सर्विस करने के बाद 2006 का बाद रिटायर हुआ तो उनको वो भी नायक सूबेदार ग्रेड हवलदार ACP 1 मिलेगा। इसमें नायक 24 ईयर सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ है 2006 के बाद उनको नायक सूबेदार ग्रेड मिलेगा। उसी मुताबिक नायक सूबेदार ACP 1 होगा तो सूबेदार ग्रेड, उसी मुताबिक हवलदार ACP 2 होगा तो सूबेदार ग्रेड, उसी मुताबिक सूबेदार ग्रेड ऑनरी ग्रेड, इसका अप्लीकेबल है, उनका एलिजिबल है, उनको मिलेगा तो उनको मिला होगा तो वही उन्होंने इसमें डालना चाहिए कि क्या उनका ग्रेड है वो डालना चाहिए, इसका नहीं है उन्होंने नो MACP डालना ज़रूरी है। ये था MACP के बारे में। बाद में बाकी डिटेल्स पूरा का पूरा इसमें क्या दिया है वो पूरा का पूरा देखना है। इसका बाद आपने नेक्स्ट सेव स्टार्ट करके उसका नेक्स्ट लेवल फैमिली डिटेल्स आ गया। फैमिली डिटेल्स इसका साथ वाइफ है, उसका बाद बच्चों का वह तो उनका पूरा का पूरा इसमें देखना है। लास्ट में आई बोला ये है, उसका आई को क्लिक कर दिया तो आपको नेक्स्ट पूरा का पूरा फैमिली के डिटेल्स 1 by 1 देख सकता है। फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड। इसी फैमिली नेम में डेट ऑफ बर्थ, इसने रिटायरमेंट होने के बाद उस चेंजेस का केस टेकअप करके उसका पार्ट ऑर्डर और कर्जाना BP हुआ तो उन्होंने अभी डॉक्यूमेंट में लास्ट में वो ही अपलोड करने से में काफ़ी है, उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट और ये वगैरह अपलोड करने के लिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले वो एक्सेप्ट होकर के पार्ट ऑर्डर कर्जाना BP हो गया, वो ही क्वाइट एनफ है। उसका बाद बच्चों का वो भी बाद में उनको भी ऐसा ही किया है, पार्ट ऑर्डर हुआ तो वो पार्ट ऑर्डर अपलोड कर सकता है।
नहीं तो पहले बार अभी कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, अभी पता चला है आपको चेंजेस है, वो करेगा तो क्या लास्ट में डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो चीज़ अपलोड करना जरूरी है। अफिडेविट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, ये चीज़ अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट यू वांट टू द सेव द चेंजेस, यस यस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद बैंक डिटेल्स, अपना पासबुक के अनुसार ये पूरा का पूरा बैंक डिटेल चेक करना चाहिए, ये तो सही होगा क्योंकि ये सही होने से में आपका पेंशन उसी में आता है, हर एक महीना है। उसके बाद सेव नेक्स्ट में उसके बाद प्रीवियस पेंशन कब ये होता है, आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स में सर्विस करने के बाद दूसरा सर्विस गवर्नमेंट मतलब डीएससी में हुआ तो अभी आर्मी सर्विस डीएससी सर्विस को यूजर नेम इश्यू होता है, डीएससी के कंप्लीट करते हुए तक प्रीवियस सर्विस आर्मी का हो जाएगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को हुआ तो उसी समय पर ये फिल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है नॉमिनी डिटेल्स में आता है अभी सर्विस पेंशनर है, सर्विस पेंशनर का बाद कोई फैमिली पेंशनर नहीं है, डिपेंडेंट फैमिली पेंशनर भी नहीं, तो उनको एलटीए किसको देना है, उसको उनका फैमिली में है उनको एलटीए के डिटेल्स भरना है, उसी माफिक फैमिली पेंशनर का बाद उसको कोई डिपेंडेंट फैमिली पेंशनर नहीं है ये हुआ तो उन्होंने भी एलटीए का डिटेल्स ये पूरा का पूरा इसमें भरना है। उसके बाद नेक्स्ट सेव ड्राफ्ट, देन उसका बाद पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स आपने कितने भी हमने चेंजेस किया है उसके अनुसार अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स ये मांगा है, उसी के अनुसार एड्रेस चेंजेस हुआ है, इसी कारण से उन्होंने एड्रेस चेंजेस का क्या डॉक्यूमेंट है वो मांगा है। नेम चेंजेस वो बर्थ का सर्टिफिकेट, ये डेट ऑफ बर्थ का हुआ तो और कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एफिडेविट वगैरह होगा, इसमें कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना जरूरी है। ये 4 डॉक्यूमेंट मेंशन किया, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल। आधार कार्ड सबके पास होगा, वो ये हमने मेंशन किया हुआ है हमारा उसमें डिटेल्स में, पर्सनल डिटेल्स में, फैमिली डिटेल्स में भी, उसी के अनुसार उसको पीडीएफ फाइल में स्कैन करके इसमें रखना चाहिए, उसका अपलोड करना चाहिए। उसका बाद आपको सबमिट कर दिया तो एक्नॉलेजमेंट ये पूछता है आर यू श्योर वांट टू सबमिट द डिटेल्स, यस कर दिया तो नेक्स्ट अपना पास ये आ जाता है एक कन्फर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन और सब्जेक्टेड टू आरओ's कन्फर्मेशन, क्लिक ओके टू प्रोसीड। ये आरओ का कन्फर्मेशन का बाद ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा। इसमें उन्होंने दिया हुआ है उसका ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू क्या था, न्यू वैल्यू क्या है, उसको आप चेक कर सकता है। न्यू वैल्यू हमने सही डाला, नहीं तो उसमें कुछ गलत हुआ तो कैंसिल करके दोबारा अपडेट कर सकता है। उसका बाद आपका पास एक्नॉलेजमेंट, योर सर्विस रिक्वेस्ट हैज़ बीन रजिस्टर्ड विथ टोकन नंबर, काइंडली नोट द टोकन नंबर फ्यूचर रेफरेंस, देन ओके कर दिया तो अपना ट्रैक स्टेटस सामने आ गया। उसका ट्रैक स्टेटस में आपका टोकन नंबर, उसका बाद ये काम गया है, ये काम पेंडिंग है, पेंडिंग विथ आरओ सिग्नल्स जबलपुर, रिकॉर्ड ऑफिस जबलपुर, क्योंकि मैं कोर ऑफ सिग्नल का हूँ इसलिए जबलपुर में ये पेंडिंग में है। उसका साथ फर्दर भी आपसे देख सकता है, इसका मतलब ये टोकन नंबर का आप क्लिक कर दिया तो वो पूरा का पूरा डिटेल्स, टोकन नंबर, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द रिक्वेस्ट एंड ओल्ड वैल्यू, रिक्वेस्टेड वैल्यू, प्रोसीडर वैल्यू आ जाता है इसमें। इसका मतलब वो आधार कार्ड के अनुसार एड्रेस चेंज किया हुआ, एक्सेप्ट हो गया, कंप्लीटेड हो गया। इसका पेंडिंग है वो नीचे आएगा, उसका क्या क्या पेंडिंग है, पेंशनर ECHS रिकवरी वो है, उसका डिपेंडेंट पैन कार्ड डाला है वो पेंडिंग में है, क्योंकि बाद में वो कन्फर्मेशन का बाद वो अपडेट होगा, उसी के अनुसार आपका कर्जाना BPO इश्यू होगा। ये था, इसी में एक तमिलनाडु एक्सोडिशस लिखने हमने एक केस टेकअप किया है, वो चीज़ ऐसा था, PCDA पर मैनेज प्रोफाइल, अपडेट ऑफ चेंज, करेक्शन इन नेम, नन डेट ऑफ बर्थ, मतलब किन लोगों का उनका रिटायरमेंट होने के बाद उनका पास पार्ट ऑर्डर है और PPO है, उनका एक्सेप्ट हो जाता है, उनका पर्स का PPO जनरेट हो जाता है, लेकिन उन्होंने बाद में अभी दिखाई पड़ा है, उनको मालूम पड़ा है कोई चेंजेस है, उन लोग करते हुए कर पर्स का ऑर्डर का अनुसार, पर्स का ऑर्डर ऐसा है वो है, कोई भी चेंजेस हुआ तो अपडेट कर सकता है। क्या डॉक्यूमेंट इसमें उन्होंने अपलोड करने के लिए बोलता हो, अपलोड करने इसमें वो अपडेट मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए, उसी के अनुसार पर्स का PPO जनरेट होना चाहिए। लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स उन्होंने क्या कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, चिट्ठी भेज देते हैं। अब वो एक्सर्विसमेंट डिस्ट्रिक्ट एक्सर्विसमेंट ऑफिस का दौरान आपका पुराना मतलब ओल्ड सिस्टम का अनुसार उनका एफिडेविट, न्यूज़पेपर चेंज नेम का टू न्यूज़पेपर का कटिंग लेकर के भेजने के लिए चिट्ठी आ जाता है। कुछ रिकॉर्ड्स पेंडिंग में रखते हैं, उसका 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, इसी कारण से क्या हुआ है फर्दर रिक्वेस्ट सबमिट कर नहीं पाता है। इसी कारण से
तमिलनाडु एक्सोरेंस ने केस टेकअप किया था। हमने ये रिक्वेस्ट किया था कोई भी पॉलिसी इश्यू होना चाहिए, वो पॉलिसी इश्यू होने से में एक्सोरेंसमेंट फर्स्ट माइग्रेटेड पेंशन उसी के अनुसार एक्शन ले सकता है। नहीं तो 6-7 महीना वो पेंडिंग होने से में क्या हो जाता है, फर्दर रिक्वेस्ट सबमिट नहीं कर पाते। ये रिक्वेस्ट हम सितंबर 2023 में किया था, अब तक कोई उनका रिप्लाई नहीं आया। ये पॉलिसी इश्यू हो गया तो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट एक्सक्यूशन ऑफिस का दौरान उसके एक्सक्यूशन का पता चलता है, वो उसी माफिक उन्होंने पॉलिसी के अनुसार ये उन्होंने सर्विस रिक्वेस्ट मैनेज प्रोफाइल अपडेट कर सकता है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। ये पूरा का पूरा कहाँ भेजा था, ये था मैनेज प्रोफाइल कैसा अपडेट करना, डॉक्यूमेंट कैसा अपलोड करना है, सबमिट करना है। नेक्स्ट इसमें और कुछ भी है, सर्विस रिक्वेस्ट भेज सकता है, उस सर्विस रिक्वेस्ट भी इसमें है आपका पास, ये मेनू में है। क्रिवियन सबमिशन भी है, क्रिवियन सबमिशन मतलब उसका पेंशन में है, उसका कमी पेश या तो उस पेंशन का क्रिवियन सबमिशन भेज सकता है, उसका नेक्स्ट वीडियो में हमने डाल देंगे। अब तक आप ये वीडियो अपने मैनेज प्रोफाइल के बारे में आपने देखा है, सुना है, ये आप लोग सब एक्सक्यूशन को शेयर करने से में उन भी इसको मालूम करके अपना उसका यूज़ करके सही यूज़ करके अपडेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग and share the video for more awareness among the ESM for their better use. Thank you. Jai Hind.